दे दिल मेरे पियासी। पाठ 28। पिछले पाठ में आप लोगों ने पढ़ा था कि धैर्य पंछी को उसके मायके लेकर जाता है। अब आगे पंछी एकटक खटिए पर लेटी अपनी मामी को देख रही थी। उसकी मामी को इस हालत में देखकर उसकी आंखें भर आई थी। वह साफ देख सकती थी कि उसके मामी के मुंह से लार गिर रहा है। ये देख पंछी उनके पास जाती है और अपने आंचल से उनका मुंह पोंछती है। पंछी काफ़ी आहिस्ता से उसका मुंह पोंछ रही थी ताकि उसकी मामी को ज़रा भी तकलीफ़ ना हो। भले मामी ने कभी उसे अपना नहीं माना था, लेकिन पंछी ने उन्हें हमेशा एक माँ का दर्जा दिया था। वह उन्हें अपनी माँ की तरह पूछती थी। पंछी मामी का चेहरा पोंछ रही थी, वहीं मामी की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। उन्हें आज खुद से घिन हो रही थी कि उसने एक बीन माँ बाप की बच्ची को इतना सताया, उसका जीना हराम करके रखा था। इतना प्रताड़ित करने के बावजूद आज पंछी उनका ख्याल रख रही थी। उनकी आंखों में कहीं से भी अपनी मामी के लिए नफरत नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मामी की आंखों में पछतावा साफ नज़र आ रहा था। जिस लड़की को उसने मनहूस ना जाने क्या क्या कहा था, वो लड़की आज उसकी सेवा कर रही थी। वहीं जिस बेटी को वो पलकों पर बैठाकर रखती थी, वह उसे छोड़कर जा चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। उसने एक बार भी अपनी माँ की तरफ पलटकर नहीं देखा और यही चीज़ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पंछी प्यार से मामी का सर सहलाते हुए कहती है, मामी आप फिक्र मत कीजिए, अब हम आ गए हैं ना, अब देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये कहते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वहीं मामी अंदर ही अंदर घुट रही थी। आज उसे पंछी काफ़ी बड़ी लग रही थी, इतना बड़ी कि वो उसकी नज़रें मिलाने तक की हिम्मत नहीं रख सकती थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था, लेकिन अब वह उस हालत में नहीं थी कि पंछी से माफ़ी मांग सके। वह अंदर ही अंदर पछतावे की आग में से घिरी जा रही थी। धैर्य अपने जेब से नोटों का बंडल निकाल उसे नाना जी की तरफ बढ़ाकर कहता है, ये रखिए, काम आएंगे। धैर्य को पैसा देता देख नाना जी ना में सिर हिलाते हुए कहते हैं, ई क्या कर रहे हैं आप छोटे मालिक, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, आप हमारे दामाद हैं। धैर्य उनका हाथ पकड़ उसमें पैसे का बंडल रखते हुए कहता है, दामाद बेटे के समान होते हैं, सोच लीजिए कि आपको आपका पोता यह दे रहा है, रख लीजिए। नाना जी धैर्य के कहने पर पैसे रख लेते हैं। उनकी आंखें नम हो गई थी। धैर्य से पैसे लेना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, चाहे जो भी हो, लेकिन धैर्य उनका दामाद था। लेकिन एक बात तो यह भी थी कि उन्हें इस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तभी उनकी नज़र दरवाजे से अंदर आते लोगों पर जाती है जिनके हाथों में बड़े बड़े बैग थे। उन लोगों को देख नाना जी चौंक जाते हैं। तभी वह लोग अपने साथ लाए सामान को वहां रखकर चले जाते हैं। उन सारे बैगों में राशन, फल, सब्जी, दवाइयाँ आदि थी। यह सब देख नाना जी धैर्य से कहते हैं, बेटा इसकी क्या ज़रूरत। नाना जी अभी इतना ही कहते हैं कि धैर्य उनकी बातों को बीच में काट कर कहता है, ये हमारी छुमी का मायका है, आप उसके परिवार हो और अगर उसका आप लोगों से रिश्ता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी होगा। हम ये जो भी कर रहे हैं अपने छुमी की खुशी के लिए कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया में अगर हमारे लिए सबसे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है हमारी छुई, जिसकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना कहकर वह काफ़ी जुनून से पंछी को निहारने लगता है। वहीं धैर्य के मन में पंछी के लिए बेशुमार प्यार देख नाना जी काफ़ी खुश थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि पंछी अब सुरक्षित हाथों में है, एक ऐसे हाथों में जो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद धैर्य पंछी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद नाना जी एक कमरे में जाते हैं जहाँ पंछी के माता पिता की तस्वीर मौजूद थी और उस तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। नाना जी उनके सामने दिए जलाते हैं और अपनी नम आंखों से मुस्कुराकर कहते हैं, देखा तुम दोनों ने कि आज हमारी पंछी, हमारी बिटिया कितनी खुश थी और इस खुशी की वजह छोटे मालिक थे। हमें हमारी पंछी की चिंता हमेशा सताई जाती थी कि पता नहीं हमारी बेटिया की किस्मत में महादेव ने क्या लिखा होगा, पता नहीं उसके जीवन में उन्होंने किसे लिखा होगा। इसी तरह के ना जाने कितने ही सवाल हमारे मन में पैदा हो रहे थे। लेकिन किस्मत का खेल देखो ना, छोटे मालिक के गुस्से में ही सही, लेकिन महादेव ने उनकी डोर हमारी बिटिया
की किस्मत से बांध दी। जब सालों पहले छोटे मालिक ने भरी मंडप पर आकर हमारी बिटिया की इज्जत बचाई थी, तो हमें कहीं कहीं ये लग रहा था कि छोटे मालिक महादेव का दूत बनकर आए हैं और वह हमारी पंछी का हाथ थाम लेंगे। लेकिन फिर हमने अपने ख्यालों को झटक दिया, सिर्फ ये सोचकर कि इतने बड़े लोगों से हमारा कोई मेल ही नहीं है। कहाँ छोटे मालिक सर का ताज और कहाँ हम जैसे लोग बस पैरों की धूल के समान थे। लेकिन किसने सोचा था कि जिस छोटे मालिक के नाम से पूरा बेगूसराय कँपता है, वो कभी हमारी बेटिया के पति बनेंगे। उनका गुस्सा देखकर हमें बहुत डर लगता था। हमें डर लगता था कि कहीं वह गुस्से में हमारी बिटिया को हानि न पहुंचा दे। लेकिन हमारी सोच से उलट उन्होंने हमारी बिटिया को इतना प्यार, इतना अपनापन दिया जो हम उसे कभी नहीं दे सकते थे। बस उनकी जोड़ी इसी तरह सलामत रहे। नाना जी की आंखों से आंसू बहकर गाल पर आ चुके थे और वह बस एकटक अपने बहू बेटी की तस्वीर देख रहे थे। सुबह का वक्त था और छोटकी अम्मा इस वक्त बाहर बगीचे में टहल रही थी। कुछ देर टहलने के बाद वह हवेली के अंदर आती है। अंदर आते ही उनकी नज़र रसोई घर की तरफ जा रही पंछी पर पड़ती है। पंछी को देख वो उसे रोकते हुए कहती है, ओ मछली बहुरिया, तनकी रुको जरा, इतनी भी का जल्दी है तुमको। छोटकी अम्मा की आवाज़ से पंछी के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। तभी छोटकी अम्मा उसकी तरफ बढ़कर कहती है, मछली बहुरिया, हमारे लिए कुएं से पानी निकालकर हमारे बाथरूम में रख दो, हमें नहाना है। छुटकी अम्मा की बात सुन पंछी हैरानी से उन्हें देखती हुई कहती है, छुटकी अम्मा, हमारे घर में बाथरूम और शावर दोनों हैं, तो पानी भरने की मेहनत करने की क्या ज़रूरत। पंछी ये सब अपनी शांत आवाज़ में कहती है, लेकिन उनका मना करना तो मानो छुटकी अम्मा को चुभ जाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता पंछी इस तरह उनकी बातों को काटे। आज तक उनकी बातों को काटने की हिम्मत ना तो सुलेखा जी में थी और ना ही उनके पति में। छोटकी अम्मा को हमेशा ही उस हवेली में इज्जत मिलते आई थी, इसलिए उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कल की आई लड़की इस तरह उसके मुंह पर मना कर दे। छोटकी अम्मा तेज आवाज़ में उस पर तंज कसते हुए कहती है, वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी इज्जत दी जा रही है हमें। हमने तुमसे पानी लाने को का कह दिया, तुम अपने पढ़ाई लिखाई का बखान करने लगी। 4 किताबें का पढ़ ली तुमने, खूब को मास्टरानी समझ रख लिया है क्या। छोटकी अम्मा की बातें सुन पंछी उन्हें अजीब सी नज़रों से देखने लगती है, क्योंकि छोटकी अम्मा बातों को कहीं और ही दिशा में ले जा रही थी। पंछी का कोई इरादा नहीं था उन्हें नीचा दिखाने का, वह तो बस उन्हें समझा रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि छोटकी अम्मा उल्टी खोपड़ी की है। अब तक परिवार के सभी सदस्य वहां आ चुके थे। वह लोग यह सब देख हैरान थे। सुलेखा जी को देख छोटकी अम्मा नाक मुंह सिकोड़कर कहती है, मान गए सुलेखा तुमको, हम तो तुम्हारी आंखों में हमेशा से ही खटकते आए हैं। तुम खुद हमारे सामने कुछ नहीं बोल पाती थी, इसलिए तुमने अपनी बहुओं को सिखाया कि वह हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करे। यह तुमने सही नहीं किया सुलेखा। सुलेखा जी अभी अभी आई थी, इसलिए छोटकी अम्मा की वह सारी बात उनके सर के ऊपर से निकल जाती है। वह इशारे से पंछी से पूछती है, माजरा क्या है, तो पंछी बेचारी से ना में सर हिला देती है। सुलेखा जी छोटकी अम्मा को समझाते हुए कहती है, देखिए जीजी, हमारी पंछी बहुरिया बहुत समझदार है और प्यारी सी है, वह इस तरह किसी का दिल नहीं दुखा सकती, आपको कोई गलत फहमी। वह अभी इतना ही कहती है कि छोटकी अम्मा लगभग गुस्से से उस पर चढ़ते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि हम बेवकूफ़ हैं, हमारे अंदर अक्ल नहीं है। यहाँ तुम्हारी बहू हमारे साथ बदतमीजी कर रही है और तुम उसे सज़ा देने की जगह हमें समझा रहे। छोटकी अम्मा लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, इसलिए पंछी खींचते हुए कहती है, बस कीजिए छोटकी अम्मा, हमने ऐसा भी क्या कह डाला जो आपका तो बचपन गुजरा है ना बेगूसराय में, तो क्या आपको इतना नहीं पता कि बेगूसराय में कुआं काफ़ी दूर है। पंछी की बातें से कुछ पल के लिए छोटकी अम्मा चुप हो जाती है, लेकिन फिर अपनी बात पर अड़े हुए अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए कहती है, ए केशव, ए केशव, केशवा,
अपनी माँ की आवाज़ सुन केशव नीचे आता है। तभी छोटकी अम्मा भावुक होते हुए कहती है, जा बेटवा, जाकर सामान बांध ले, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अपनी माँ की बातें सुन केशव हैरान रह जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे को देख गुस्से में पूछता है, ए अम्मा, क्या हुआ? किसी ने तुमको कुछ कहा है क्या? अगर कहा है तो हमको बताओ, हम एक एक को देख लेंगे। इस वक्त केशव गुस्से में था। वहीं केशव के गुस्से की आग में घी डालते हुए छुटकी अम्मा पंछी की तरफ इशारा करके कहती हैं, देखियो, ये तो ई पिद्दी भर की लौंडिया हमसे कैसे जबान लड़ा रही है। देख तो केशव, ई हमसे कैसे बातें कर रही हैं। पंछी ने उसकी अम्मा के साथ बदतमीजी की। ये सुनकर पंछी को अपनी और जैसे उसे हाथ लगाने जाता है, तभी धैर्य बीच में ही उसकी कलाई पकड़ लेता है और पंछी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त धैर्य की आंखें आग उगल रही थी। गुस्से से उसकी नसें तन चुकी थी। उसे केशव की कलाइयाँ इतने मजबूत से पकड़ रखा था कि दर्द केशव के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही। धैर्य केशव की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए एक एक शब्द चबाकर कहता है, सोचना भी मत, हमारे घर में आकर हमारी बीवी को हाथ लगाने का ख्याल भी लाओगे ना तो तुम्हारे इन हाथों को उखाड़ते वक्त नहीं लगेगा। वो मालकिन है और तुम बस एक नौकर, तो अपनी औकात और हैसियत मत भूलना। धैर्य के मुंह से केशव के लिए नौकर सुन छुटकी अम्मा का खौल जाता है। वह गुस्से में कहती है, उगू हमारा बेटा। छुटकी अम्मा इतना ही कहती है कि धैर्य अपनी तेज आवाज़ में उनसे कहता है, चुप ससुरा, बीच में कोई बोलेगा तो बीच से ही फाड़ कर रख देंगे, फिर देखेंगे नहीं हमारे सामने कौन खड़ा है। धैर्य इस वक्त गुस्से की अग्नि में जल रहा था। वहीं उसका गुस्सा देख छुटकी अम्मा और केशव दोनों कांप जाते हैं। धैर्य को वह लोग बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वह लोग उसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। धैर्य झटके से केशव की कलाई झटक देता है और तो केशव किसी पानी में मछली की तरह तड़पने लगता है। वहीं छुटकी अम्मा उसे संभाल रही थी। केशव को इस तरह दर्द में से तड़पता देख धैर्य उसे अपनी वार्निंग भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। दोबारा अगर हमारी पत्नी के आसपास भी नजर आए ना तो कसम महादेव की यहीं गाड़ देंगे। इतना कहा वह एक नज़र गुस्से से छुटकी अम्मा को देख वहाँ से पंछी की कलाई पकड़ अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। पंती जो इस वव सुलेखा जी के पास खड़ी थी, वह धीरे से उनसे पूछती है, अम्मा, ये छुटकी अम्मा हमारा घर छोड़कर कब जाएंगी? सुलेखा जी छुटकी अम्मा को खुनस भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, का पता, नागिन की तरह फन मार कर बैठे ने आई है। सुलेखा जी के मुंह से ऐसी बातें सुन पंती के हंसी छूटने को तैयार थी, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। धैर्य इस वक्त सर झुकाए अपने बेड पर बैठा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और चेहरे की नसें तन चुकी थीं। वहीं पंछी उसके कंधे को हल्का हल्का अपने नाजुक से हाथों से दबाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि धैर्य का गुस्सा कितना खराब है। जब वह गुस्से में होता है तो फिर किसी की भी परवाह नहीं करता है। धैर्य अपने हाथों को अपने बालों में फेर लंबी सांस खींचता है और एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, उस ससुर के नाते की हिम्मत कैसे हुई हमारी धर्मपत्नी को हाथ लगाने की कोशिश करने की? जी तो कर रहा है कि उसे हाथ काट कर फेंक के डाले। इस वक्त धैर्य काफ़ी गुस्से में था। गुस्से में वह आग बबूला हुआ जा रहा था। वहीं उसका गुस्सा देख एक पल के लिए पंछी भी घबरा गई थी, लेकिन फिर वह उसे के कंधे को दबाते हुए अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, ओफो, कितना गुस्सा करते हैं आप। केशव भैया हमारे भाई जैसे हैं, जैसे मिथिलेश भैया और अभिमान भैया हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक उसी प्रकार वह भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। इतना कहा वह हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने टिमटिमाती हुई आंखों से उसे देखने लगती है। वहीं धैर्य को पंछी बेहद प्यारी लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह पंछी को धैर्य अपने कंधों से पंछी के
नाजुक से हाथों को हटाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में थामकर अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, मिथिलेश भैया और केशव भैया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बात याद रखना छुमई, यहाँ जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और उस ससुरा केशव बिल्कुल भी इज्जत के काबिल नहीं है। तुम उसे एक बड़े भाई जैसा सम्मान देती हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी तुम्हें अपनी बहन ही माने। पंची काफ़ी ध्यान से धैर्य की बातें सुन रही थी, जो इस वक्त काफ़ी सीरियस लग रहा था। अचानक से पंची उसके गले लग किसी मासूम बच्चे की तरह कहती है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या मानता है, हमें बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमें पता है कि आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। पंची की प्यारी सी बातें सुन धैर्य के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह भी पंची को अपने बाहों में भर लेता है और प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहता है, तुम हमारी जान हो छुमई, हम तुम्हें हमारी जान से ज़्यादा चाहते हैं। धैर्य की बातें सुन पंछी के होठों की मुस्कुराहट बढ़ी हो जाती है। तभी धैर्य का ध्यान घड़ी की तरफ जाते हैं। घड़ी के समय देख वह पंछी से दूर होकर कहता है, अभी तो हमें किसी ज़रूरी काम से जाना है, तो अपना ख्याल रखना। इतना कहकर धैर्य पंछी के माथे को प्यार से चूमता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं पंछी बस मुस्कुराते हुए धैर्य को जाते देख रही थी। धैर्य की जीप हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है और धैर्य बिना वक्त गंवाए जीप से उतर सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और कुछ ही देर में वो डॉक्टर अर्पणा के कैबिन में उसके सामने बैठा था। अंदर से धैर्य भी काफ़ी घबराया हुआ था। उसके जहन में बार बार मासूम से पंछी का चेहरा आ रहा था, जो बच्चे का सोचकर खुश हो रही थी। ऐसा तो धैर्य काफ़ी टेंशन में था, लेकिन वह अपने चेहरे से यह सब जाहिर नहीं होने दे रहा था। एक नर्स केबिन के अंदर आती है और डॉक्टर को फाइल देकर चली जाती है। डॉक्टर अपना वो फाइल धैर्य की तरफ बढ़ाकर बेहद संजीदगी से कहती है, मिस्टर राठौड़, हमने आपकी वाइफ को कल काफ़ी अच्छे से एग्ज़ामिन किया था और सारे टेस्ट करवाने के बाद हमें यह ही पता चला कि आपकी वाइफ के प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। बस डॉक्टर के मुंह से यह सुनने की देर थी जिससे धैर्य का दिल थक सा रह जाता है। वह जल्दी से उस फाइल को उस डॉक्टर के हाथ से लगभग छीनते हुए उस पर गरजते हुए कहता है, क्या बकवास किए जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो ना। धैर्य के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ टेंशन के भाव भी थे। वहीं डॉक्टर अर्पणा धैर्य की मनोदशा काफ़ी अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह अपनी शांत आवाज़ में कहती है, मिस्टर राठौड़, जब हम आपकी वाइफ को चेक कर रहे थे, जब हमने उनके पेट पर चोट के निशान देखे थे और आपने कहा था कि 3 साल पहले आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, शायद उस एक्सीडेंट में आपकी वाइफ पेट के बल गिर गई होगी और उस वक्त उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली, जिस कारण यही छोटी सी समस्या का इसे प्लेस्टल ऑपरेशन कहते हैं। यह खास तौर पर तब सच होता है जब आप अपने पेट के बल गिरते हैं या गिरते समय आपका पेट किसी चीज से टकराता है। इस तरह के गिरने से संकुचन या एमनियोटिक द्रव प्लेटसा गर्भाशय की भीतरी दीवार से अलग भी हो सकता है। मिसेस राठौड़ के केस में भी ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर जैसे जैसे कह रही थी, धैर्य का शरीर वैसे वैसे सुन पड़ता जा रहा था। उसके मुंह से इस वक्त शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसके आंखों के सामने बार बार पंछी का मासूम चेहरा आ रहा था, जिस पर बच्चे के बारे में सोचकर ही एक अलग चमक नजर आ रही थी। इस वक्त धैर्य का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वह अपना सर पकड़े अपने हाथों को टेबल पर टिकाए कुछ देर आंखों के बंद कर बैठे जाता है और फिर एक लंबी सांस छोड़कर अपनी गहरी और भारी आवाज़ में डॉक्टर अर्पणा से कहता है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या हमारी झुम्मी ठीक नहीं हो सकती? डॉक्टर अर्पणा धैर्य का दर्द अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह हल्का मुस्कुराकर कहती है, ज़रूर ठीक हो जाएगी। आजकल साइंस काफ़ी आगे निकल चुका है, मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाते हैं। मिसेस राठौड़ ज़रूर माँ बनेगी, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम तो बस इस धरती पर रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं। हम सबकी किस्मत की डोर जिसके हाथ में है वह तो ऊपर बैठा है। अगर वह चाहेगा
तो विज्ञान भी फेल हो जाएगा और पंछी माँ जरूर बनेगी। अब तो सब भगवान के हाथ में है। धैर्य हॉस्पिटल से निकल जाता है। पूरे रास्ते उसके दिमाग में डॉक्टर की कही बातें ही घूम रही थी और वह उन्हीं बातों को याद करते हुए जीप दोहरा रहा था। तभी अचानक से वह जीप रोक देता है और हैरानी से सामने देखते धैर्य की गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। उसके चाहन में बार बार डॉक्टर की बातें गूंज रही थी, जिससे उसकी पकड़ वक्त के साथ स्टीयरिंग पर कसती चली जा रही थी। उसे इस वक्त अंदर ही अंदर यह बात खाई जा रही थी कि अब वह पंछी को कैसे समझाएगा, कैसे संभालेगा, वह उसे कैसे बताएगा उसे इस कमी के बारे में। कितनी शिद्दत से पंछी अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। अब वह उसे कैसे समझाएगा कि उसके माँ बनने के चांसेस ना के बराबर है। धैर्य यह सब सोचते हुए जीप दौड़ा रहा था। तभी सामने का नज़ारा देख वह झट से ब्रेक मार देता है। वह अपनी लाल आंखों से सामने देखने लगता है, जहाँ कुछ गुंडे एक विधवा लड़की को छेड़ रहे थे। जब वह उस विधवा लड़की को चेहरा देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, सुरभि। धैर्य जल्दी से अपनी जीप से उतर सुरभि के पास पहुंचता है और एक एक कर उन गुंडों को मारने लगता है। धैर्य को वहां देख सुरभि भी चौंक जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। धैर्य के मारने के कारण वह गुंडे वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। उनके जाते ही सुरभि झट से धैर्य के सीने से लगती है और अपने आंखों सुकून से बंद कर लेती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि धैर्य की बाहों में उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। वहीं सुरभि के इस तरह गले लगने पर धैर्य की आंखें कठोर हो जाती है। वह झटके से सुरभि के कंधों को पकड़ अपने आप से दूर करता है और लगभग उसे घूरते हुए कहता है, ढंग से खड़ा नहीं रहा जा रहा कि है का गले काहे पड़ रही हो। धैर्य की बातें सुन सुरभि झेप जाती है और अपने कपड़े की पोटली जो जमीन पर गिरी थी उसे जाकर उठा लेती है और धैर्य को देखते हुए कहती है, धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया धैर्य जी। धैर्य उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो छोटकी अम्मा और केशव के साथ क्यों नहीं आई? धैर्य की बातें सुन सुरभि की पलकें गीली हो जाती है। वह अपने गीली पलकों को उठाए धैर्य को देखते हुए कहती है, आपको तो पता है कि अम्मा जी हमें पसंद नहीं करती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटे की मौत के जिम्मेदार हम हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। इतना कहकर वह अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगती है। तभी धैर्य अपने जीप की तरफ बढ़ते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहता है, चलो। इतना कह वह आगे बढ़ जाता है। वहीं सुरभि भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगती है और कुछ ही देर में वह धैर्य के बगल में बैठने जाती है। तभी धैर्य उसे रोककर अपनी भारी आवाज़ में कहता है, यहाँ नहीं, ये जगह किसी और की है, पीछे जाकर बैठो। सुरभि हाँ में सिर हिला पीछे जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद धैर्य की जीप वहाँ से निकल जाती है। धैर्य की जीप हवेली के सामने रुकती है। तभी सुरभि जीप से उतर जाती है और हवेली को आंखें फाड़े देखने लगती है और देखते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी हॉल में बैठी छोटकी अम्मा की नज़रें उस पर जाकर ठहर जाती है। सुरभि को देखकर उसकी आंखें कठोर हो जाती है और वह लगभग उस पर गरजते हुए कहती है, ठहरो। छोटकी अम्मा की आवाज़ सुन सभी बाहर आ जाते हैं। जब पंछी धैर्य के साथ किसी लड़की को देखती है तो हैरान रह जाती है और उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती है। सुरभि जब पंछी को धैर्य की तरफ बढ़ते देखती है तो उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगती है। तभी वह देखती है कि पंछी ने धैर्य की बाजू पकड़ ली है और धैर्य भी कुछ नहीं कहता। ये देख उसका मुंह बन जाता है और वह लगभग पंछी को घूरते हुए दिखने लगती है। उसकी आंखों में पंछी के लिए ईर्ष्या साफ नजर आ रही थी। तभी छोटकी अम्मा उसके पास आकर उसकी बाजुओं को पकड़ लेती है और लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तू मनहूस लड़की, हमारे एक बेटे को खाकर तूने चैन नहीं मिला का, जो दोबारा यहाँ मुंह उठाए चली आई। छोटकी अम्मा की बातें सुन सुरभि नम आंखों से उन्हें देखते हुए कहती है, हमने कुछ नहीं किया था अम्मा, ये आप भी जानते हैं और हम भी। केशव को देख, माधव जी की जान तो किसी और के कारण गई है, लेकिन आपको तो ये नज़र
वो इतना ही कहती है कि छुटकी अम्मा खींचकर उसे थप्पड़ मारती है। ये देख सभी चौंक जाते हैं। पंछी जैसे कुछ कहने वाली होती है, तभी धैर्य उसे रोक देता है, जिससे पंछी हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी धैर्य उसे उन लोगों के मामलों में बोलने के लिए मना करता है और उसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही सुरभि बस उन्हें जाते हुए अपनी जलती निगाहों से देख रही थी। सुरभि की शादी 2 साल पहले माधव से हुई थी, लेकिन जब उसने अपनी शादी के में धैर्य को देखा था तो वह मन ही मन धैर्य को पसंद करने लगी थी। एक दिन केशव ने उससे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और हाथापाई में माधव की जान चली गई थी। सुरभि को इस बात का कोई गम नहीं था कि उसे तो उस वक्त भी बस धैर्य चाहिए था। वह चाहती थी कि धैर्य उसका हाथ थाम ले, लेकिन यह होने से रहा, क्योंकि सुलेखा जी पंछी की जगह किसी को नहीं लेने दे सकती थी। उस छोटकी अम्मा का गुस्सा देख उनका भाई उन्हें समझाते हुए कहता है, क्या कर रही हो जीजी? सुरभि बेटिया कहीं नहीं जाएगी, वह जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, और जो भी बातें बीती कल में हुए या भूलकर आगे बढ़िए। उसे सुलेखा से सुरभि को कमरा दिखा दो। इतना कह वह वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे सभी चले जाते हैं। वहीं छुटकी अम्मा गहरी सांस छोड़कर कहती है, तुझे पता नहीं है कि तूने किस नागिन को अपने घर में पनाह दी है। ये नागिन तेरे घर की खुशियाँ को डस लेगी। छुटकी अम्मा पूरी हवेली को देखते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती। देखते ही देखते 2-3 महीने गुजर चुके थे और इन 2-3 महीनों में धैर्यांशी का प्यार अपनी चरम सीमा पर था। उन दोनों का प्यार और विश्वास एक दूसरे पर हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। जहाँ वह दोनों वहीं सुरभि उन्हें देख अंदर ही अंदर किलस रही थी। उससे उन्हें साथ देखा नहीं जा रहा था। वो बस दुआ कर रही थी कि धैर्य और पंछी अलग हो जाए, लेकिन उन्हें अलग करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके मन में पहले से ही धैर्य के नाम का खौफ था। उसे पता था कि अगर उसने पंछी को जरा भी नुकसान पहुंचाने का सोचा तो धैर्य उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तो केशव भी पंछी को देख अपना रास्ता बदल लेता था। धैर्य के खौफ के कारण दोनों ही पंछी के साथ कुछ बुरा करने का सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज होली का त्यौहार था और हवेली में होली की पार्टी रखी गई थी, और ये भी सिर्फ पंछी के जीत के कारण रखी गई थी। उसे होली बहुत पसंद थी। आखिर होली ही एक ऐसा त्यौहार था जहाँ सालों पहले उसकी मुलाकात अपने सीएम साहब से हुई थी। किसने सोचा था कि इतना गुस्सैल इंसान एक मासूम सी चूहिया से प्यार में पड़ जाएगा। एक 6 फुट का अच्छा खासा इंसान एक छोटी सी 5 फुट की लड़की के इशारों पर नाचेगा। धैर्य इस वक्त आराम से सो रहा था, तभी पंछी दबे पाँव कमरे में आती है। इस वक्त उसने सफ़ेद रंग का लहंगा पहन रखा था और पूरी तरह तैयार थी। उसके दोनों हाथ इस वक्त पीछे थे जिस पर उसने रंग भर रखा था। पंछी धीमी धीमी चलते हुए धैर्य के पास आती है। धैर्य को सुकून से सोता देख उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट खिल जाती है। सोते हुए धैर्य किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। उसे देख कौन कह सकता था कि यह इंसान हद से ज़्यादा खतरनाक है। पंछी अपने दोनों हाथों को आगे करती है और धैर्य के ऊपर हल्का सा झुककर जैसे उसके गालों पर रंग लगाने वाली होती है। तभी धैर्य बड़ी फुर्ती से पंछी को कमर को पकड़ पलट जाता है। इस वक्त पंछी धैर्य के नीचे थी। वहीं धैर्य अपने दोनों हाथों को पंछी के इर्द गिर्द रखकर उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने अपने शरीर के भार को पंछी पर बिल्कुल भी पड़ने नहीं दिया। धैर्य इस वक्त पंछी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। वहीं पंछी ने अपने छोटे से होठों का पाउट बना लिया था। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया, लेकिन जब तक वह समझ पाती तब तक धैर्य ने उसे अपने कब्जे में ले रहा था। धैर्य के होठों की मुस्कुराहट देख पंछी चिढ़ जाती है और उससे शिकायती लहजे में कहती है, आप न बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं। आपको पता कैसे चल गया कि हम आ रहे हैं? इतना कहकर वह टुकुर टुकुर धैर्य को देखने लगती है। वही पंछी की ऐसी बातें सुन धैर्य की हंसी छूट जाती है। वह हल्का सा हंसते हुए अपने नाक को पंछी के छोटे से नाक से छूते हुए कहता है, वो कहा है ना छुमुई, हाँ तुमने खूबसूरत और नाजुक से पैर में जो पायल है ना, वह हमें तुम्हारे आसपास होने की चुगली दिया करता है।
धैर्य की बातें सुन पंछी मुंह फुलाकर कहती है, ये गलत बात है। अगर आप हमसे रंग लगा लेते तो क्या हो जाता। हर बार बस हीरोगिरी दिखानी है। सबको पता है कि आप इस कहानी के हीरो हो। इतना का वह मुंह बना लेती है। वहीं धैर्य हल्का सा हंसते हुए अपने बालों में हाथ फेर कर कहता है, अब हम भी क्या करें, सबको आती नहीं और हमारी जाती नहीं। इतना कहा वह पंछी को देख आंख दबा देता है। वहीं पंछी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह आंखें फाड़ बस धैर्य को देखने लगती है। तभी धैर्य उसके कान में झुककर अपनी भारी आवाज में कहता है, अब हम दोनों अपने तरीके से होली खेलेंगे। यह सब कहते हुए धैर्य के होंठ पंछी के कानों को छू रहे थे, जिससे पंछी के रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसकी धड़कन बेकाबू हो रही थी। तभी धैर्य पंछी के रंग वाले हाथों को पकड़ उसे पंछी के नाजुक गालों पर रगड़ता है और उसके बाद अपने बालों को पंछी के गालों से लगाकर रंग लगाने लग। इस एहसास से ही पंछी की आंखें बंद हो गई थी और उसके हाथ अपने आप धैर्य के कंधों पर चले जाते हैं। धैर्य पंछी के चेहरे को देखता है जहाँ हया की लाली बिखरी हुई थी। पंछी के चेहरे को देख उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसकी नज़र पंछी के कांपते हुए होठों पर जाकर ठहर जाती है, जिसे देख उसका गला सूखने लगता है। धैर्य पंछी के होठों को देखते हुए कहता है, वैसे तो हम सख्त लौंडे हैं, लेकिन साला यहाँ हम हमेशा पिघल जाते हैं। आज तो इसे चूम ही लेंगे, क्योंकि दोबारा यह मौका हाथ नहीं आने वाला। इतना कहकर वह धीरे से पंछी के होठों पर अपने होठ रखता है और बड़े प्यार से उसे चुभने लगता है। वहीं पंछी भी धैर्य का बराबर साथ दे रही थी। कुछ देर एक दूसरे को प्यार से चुमने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। पंछी तो शर्म के मारे धैर्य से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। वहीं धैर्य के होठों पर सुकून भरी मुस्कान थी। वहीं वह प्यार से पंछी के माथों को चूमकर कहता है, हम नहाने जा रहे हैं, हमारे कपड़े निकाल देना। इतना कहा वह उठकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं पंछी भी जल्दी से उठकर अपने कपड़े से ही करते हुए कबर्ड के पास जाती है और जैसे कबर्ड को खोल धैर्य के लिए कपड़े निकालने लगती है, तभी कपड़ों के बीच मौजूद एक फाइल नीचे गिर जाती है। कुछ देर उस फाइल को देखने के बाद वह नीचे झुककर उस फाइल को उठा लेती है और उस फाइल में लिखे नाम को पढ़ने लगती है। मिसेज पंछी धैर्य सिंह राठौड़। अपना नाम देख पंछी को उस फाइल को खोलकर देखने की इच्छा होती है, इसलिए वह उस फाइल को खोल पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह पढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। अंत में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह झट से उस फाइल को वापस कबर्ड में रखकर कमरे से निकल जाते। आगे पंछी थके हारे कदमों से नीचे आती है, जहाँ छोटकी अम्मा किसी से बात कर रही थी। पंछी का ध्यान इस वक्त उन पर नहीं था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह वहां से बाहर जाने लगती है, तभी छोटकी अम्मा के साथ खड़ी औरत की नज़र पंछी के चेहरे पर पड़ती है। पंछी के चेहरे को देख वह उसे रुकते हुए कहती है, अरे रुको बेटिया। उस औरत की नज़र आवाज़ से पंछी के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और वह उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगती है। तभी वह औरत पंछी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, बिटिया ऐसी हालत में होली नहीं खेलते। और उस औरत की बातें सुन किसी को भी समझ नहीं आती। तभी छुटकी अम्मा उस सवाल करते हुए कहती है, ए स्वामल की बहुरिया, क्या कह रही हो तू? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। छुटकी अम्मा की बातें सुन वह औरत पंछी को देख मुस्कुरा कर कहती है, अरे छुटकी अम्मा, आपकी बहुरिया के पैर भारी हैं और यह उसके चेहरे की चमक बता रही है। उस औरत की बातें सुन पंछी के दिल में एक टिस से उठती है और उसकी आंखें भर आती है। तभी छोटकी अम्मा पंछी की तंज कसते हुए उस औरत से कहती है, अरे तुम भी क्या बात कर रही हो? ये लड़की बाज है, एक बच्चा तो ना दे सकती। हमारी लल्ला को पता नहीं क्या सोचकर लल्ला ने इसे घर में रख रखा है। दूसरी शादी काहे नहीं कर लेता पता नहीं। छोटकी अम्मा की बातें सुन पंछी से अब वहाँ रहना तो अब मुश्किल हो रहा था। उसे ठीक से सांस नहीं आ रही थी। वह वहाँ से वापस अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। पंछी ने किस कदर अपने आंसुओं को रोक रखा था यह सिर्फ वही जानती थी। कमरे में पहुंचकर वह देखती है कि धैर्य ने होली वाले कपड़े नहीं पहने थे, उसने कोई और कपड़े पहन रखे थे और इस वक्त शीशे के सामने तैयार हो रहा था। धैर्य को तैयार होता देख उसकी
तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और कहती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? धैर्य मुस्कुराकर पंछी की तरफ पलटकर और प्यार से उसका माथा चमकर कहता है, हमें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, शाम तक लौट आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वहीं पंछी धैर्य के जाने के बाद जाकर दरवाज़ा बंद करती है और बिस्तर पर जाकर पेट के बल लेटकर रोने लगती है। उसके आंसू से बिस्तर को गीला कर रहे थे और उसे बार बार फाइल में लिखी बातें और छुटकी अम्मा की कड़वी बातें याद आ रही थी, जिससे पंछी चीख चीख कर रो रही थी। उसके कमरे में उसकी दर्द भरी आवाज़ें घूम रही थी। पंछी रोते हुए खुद से कहती है, क्यों महादेव, आखिर क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आती। सोचा था कि अब सब कुछ ठीक होगा, अब हम खुशी रहेंगे, लेकिन आपसे हमारा यह खुशी भी नहीं देखी गई। आज तक हर खुशी से वंचित रखा आपने हमें, लेकिन माँ बनने की खुशी से क्यों वंचित रखा? हर औरत चाहती है कि वो माँ बने, इस एहसास को जिए। अब 9 महीने बाद कष्ट सहकर एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो अपने बच्चे का चेहरा देख वह अपना सारा दर्द भूल जाती है। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? और सीएम साहब, उन्होंने भी हमसे कुछ छुपाया, आखिर क्यों नहीं बताया कि हमारे अंदर इतनी बड़ी कमी है, हम कितनी बदनसीब है जो उन्हें औलाद का सुख तक नहीं दे सकते। जिसने हमारे दामन को खुशियों से भर दिया, वो हर रिश्ते से नवाजा हमें, जिसने हम वंचित थे, हमें हर खुशियाँ दी, लेकिन हमने उन्हें क्या दिया? कुछ भी नहीं। आप बहुत महान हो सीएम साहब, लेकिन हम उतने महान नहीं हैं। आपको औलाद का सुख जरूर मिलेगा। पंछी मन ही मन कोई फैसला करती है, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने सोचा था वह किसी भी औरत के लिए करना आसान नहीं था, लेकिन वो पंछी ने दृढ़ निश्चय कर रखा था। वह अपनी बेट पर सिकुड़ कर बैठी थी कि तभी अचानक उससे उल्टियाँ आने लगती है और वह बाथरूम की तरफ भाग जाती है और वाश बेसन में उल्टियाँ करने लगती है। उल्टियाँ करने के बाद वह नल खोलकर अपने चेहरे पर पानी मारती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसकी तबीयत सही नहीं है। उसे कुछ दिन से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। पंछी दोबारा अपने चेहरे पर पानी मारकर कहती है, ये कुछ दिन से हमें अजीब सा क्यों लग रहा है? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और ना ही मुंह में कोई स्वाद लग रहा है। पंछी से अब ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था। वहाँ से कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रात के 8 बजे धैर्य की जीप हवेली के सामने रुकती है। अब तक होली की पार्टी खत्म हो चुकी थी और सभी अपने घर जा चुके थे। धैर्य जीप से उतर हवेली के अंदर जाता है। हॉल में उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। सभी होली के कारण थक कर अपने कमरे में आराम कर रहे थे, इसलिए धैर्य भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे वो अपने कमरे में दाखिल होता है, हैरान रह जाता है। पूरे कमरे में रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ जल रही थी कि बिस्तर को गुलाब के फूल से सजाया गया था। यह सब देख धैर्य हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे उसकी नज़र बेड पर बैठी लड़की पर जाती है जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखा था, उसे देख धैर्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और उसकी नसें तन जाती है। आगे धैर्य जैसे अपने कमरे में दाखिल होता है, उसकी नज़र बेड पर बैठी सुरभि पर जाती है, जिसने पंछी की लाल साड़ी पहन रखी थी। सुरभि को पंछी के कपड़ों में देख धैर्य का खून खौल जाता है और वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। धैर्य लंबे लंबे कदम लेते हुए बेड की तरफ बढ़ता है और सुरभि की बाजू पकड़ उसे झटके से खींचकर बेड से नीचे लाता है और लगभग उस पर गरजते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे कमरे में, हमारे बिस्तर पर हमारी धर्मपत्नी के कपड़े पहनकर बैठने की? हमने तुमको रहने की जगह का दे दी, तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। हमारी पत्नी की जगह लेने निकली हो तुम। यह सब धैर्य बेहद गुस्से में कह रहा था। उसका गुस्सा देख सुरभि भी सहम गई थी। उसे कुछ बोले नहीं बन रहा था। तभी कमरे में पंछी आती है और धैर्य की इस तरह सुरभि पर गुस्सा करते हुए देख घबरा जाती है और जाकर जल्दी से धैर्य को समझाते हुए कहती है, आप क्यों कर रहे हैं
जो कुछ भी हुआ है उसमें सुरभि भाभी की कोई गलती नहीं है। वो तो उन्हें हमने कहा था कि पंछी इतना ही कहती है कि धैर्य उसे अपनी चलती हुई निगाहों से देखता है, जिससे पंछी चुप हो जाती है। उसे इस वक्त धैर्य से डर लग रहा था, तभी धैर्य उसे अपनी चलती हुई निगाहों से देखते हुए कहता है, अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, पहले इसका इलाज कर ले, इसके बाद तुम्हारी भी इलाज होगा। इतना कहा हुआ सुरभि को खींचते हुए कमरे से निकाल जाता है। वहीं पंछी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। धैर्य सुरभि को खींचते हुए हॉल में लेकर आता है। उसकी आवाज़ सुन घर के सभी लोग वहां आ चुके थे। जब वह लोग धैर्य को इतना गुस्सा करते हुए दिखते हैं तो चौंक जाते हैं। तभी सभी इतना तो समझ चुके थे कि बात कुछ बड़ी है, इसलिए धैर्य इतना गुस्से में है। सुलेखा जी का हो गया लल्ला, तूने इस तरह सुरभि का हाथ क्यों पकड़ रखा है? का किया है इसने? इतना कहा वह सुरभि को घूरने लगती है। तभी धैर्य गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, ये लड़की हमारे कमरे में हमारे बिस्तर पर पंछी के कपड़ों में बैठी थी। यह सुनते ही सभी लोग लगभग आंखें फाड़ आने को तैयार थे। वह मौजूद हर शख्स सुरभि को हैरानी से देख रहा था। वह कहाँ उन्होंने उसे अबला नारी समझ रखा था और वह कहाँ उसे इतनी बड़ा कांड कर रखा था। सभी सुरभि को घिन भरी दृष्टि से देख रहे थे। तभी पंछी धैर्य को समझाते हुए कहते, इसमें सुरभि भाभी की कोई गलती नहीं है। उन्हें ये सब करने के लिए हमने कहा था। हमने उन्हें अपने कमरे में भेजा था ताकि उसे उनसे बच्चा। वो इतना ही कहती है कि धैर्य तेज आवाज़ में कहता है, बस तुमको बच्चा चाहिए तुम किसी भी राह चलते को हमारे कमरे में भेज देगी, किसी के साथ भी सोने के लिए हमें मजबूर करोगी। आज तुमने जो किया है ना, उसके लिए तुम्हें हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। धैर्य की तेज आवाज़ सुन पंछी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, लेकिन आज उसके आंसू धैर्य पर कोई असर नहीं कर रहे थे। वह छोटकी अम्मा को देख अपनी भारी आवाज़ में कहता है, ये छोटकी अम्मा, चलो अपने इन दोनों पार्सल को उठाओ और चलते बनो। धैर्य के मुंह से जाने की बात सुन छोटकी अम्मा हैरान रह जाती है। वह जैसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है। तभी धैर्य फिर से अपनी भारी आवाज़ में कहता है, कोई अगर मगर करने की ज़रूरत नहीं है। महीने भर से फोकट का राशन खा रही हो, अब अपने घर निकलो। कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है हमने कि तुम्हारे इस नालायक बेटे और तुम्हारी ही बहुरिया को खिलाते बैठे। चुपचाप इज्जत से निकल जाओ, उससे पहले कि हमारा दिमाग ठनक जाए। धैर्य की धमकी भरी बातें सुन छोटकी अम्मा मुंह बनाते हुए अपने बहू बेटे के साथ निकल जाती है। क्या क्या सपने देख कर आई थी कि वो लोग की हवेली में राज करेंगे। यहाँ सुरभि की एक हरकत ने उन्हें रास्ते पर ला दिया था। छुटकी अम्मा के जाने के बाद सबसे ज़्यादा खुश सुलेखा जी थी, लेकिन उससे सुरभि पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके कारण उसके बहू बेटे के बीच झगड़ा हो गया था। धैर्य बिना पंछी की तरफ देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं धैर्य के बेरुखी से पंछी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सुलेखा जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहती है, दिल छोटा मत कर लल्ला, ज़्यादा देर तुझसे नाराज नहीं रह सकता। जाकर आराम कर ले। पंछी हाँ में सिर हिलाकर कमरे की तरफ बढ़ जाती है और जैसे कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि धैर्य अपना साइड सोया हुआ था। यह देख उसे बहुत बुरा लगता है और वो भी चुपचाप जाकर अपने साइड सो जाती है। नींद तो दोनों के आंखों में ही नहीं थी। पंछी की इस हरकत ने धैर्य के दिल को काफ़ी ठेस पहुंचाया था और इसके लिए वह इतनी आसानी से पंछी को माफ़ नहीं करना चाहता था। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। धैर्य ने अभी भी पंछी से बात नहीं की थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा पंछी को अनदेखा कर देता था और जिससे पंछी को काफ़ी बुरा लगता था। लेकिन आज पंछी ने सोच रखा था कि वह धैर्य से बात करके रहेगी। आखिर कब तक वो इस तरह पंछी से नाराज रह सकता था। पंछी धैर्य के लिए चाय बनाकर लाती है और टेबल पर रख देती है, लेकिन धैर्य फिर से उसे अनदेखा कर वहां से जाने वाला होता है। लेकिन तभी पंछी उसके हाथ पकड़ लेती है। धैर्य जैसे पलटकर पंछी को कुछ कहने लग जाता है, वह उसके बाहों में ही झूल जाती है, जिससे धैर्य घबरा जाता है और उसे उठाते हुए कहता है, ए झूमे, क्या हुआ तुमको? देखो, ऐसे मजाक मत करो। अब
हम तुमसे गुस्सा नहीं है, उठ जाओ। सभी इस वक्त कमरे के बाहर खड़े थे और डॉक्टर अर्पणा अंदर पंछी को चेक कर रही थी। धैर्य पूरी तरह घबराया हुआ था। उसे अब खुद पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे वह अपनी छुई पर गुस्सा कर सकता है। कुछ ही देर में अर्पणा बाहर आती है और धैर्य उस पर सवाली हो की झरी लगा देता है। धैर्य कैसी है हमारी छुई में, कैसे बेहोश हो गई वो? ऐसे ही वह ना जाने कितने ही सवाल धैर्य डॉक्टर अर्पणा से पूछ डालता है। वही डॉक्टर अर्पणा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई सांस तो ले ले, बात खुशी वाली है, तेरी छुई में मां बनने वाली है। यह सुनते ही धैर्य तो मानो किसी सदमे में चला गया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मिथिलेश धैर्य के गले लग उसका पीठ थपथपाते हुए कहता है, मुबारक हो मेरे शेर, तू बाप बनने वाला है। धैर्य धीरे धीरे सभी पंछी से मिलकर चले जाते हैं। उसके बाद धैर्य कमरे में दाखिल होता है। धैर्य को देख पंछी की आंखें नम हो जाती है। वहीं धैर्य की आंखें भी नम हो जाती है। आखिर कितना इंतजार किया था उन लोगों ने इस खुशी का, और अब जाकर ये खुशी उनके हिस्से आई थी। धैर्य खुद को रोक नहीं पाता है और जाकर झट से पंछी को अपने बाहों में भर लेता है। वहीं पंछी नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी महादेव ने सुन ली सीएम साहब, हम माँ बनने वाले हैं और आप पापा बनने वाले हैं। ए महादेव ने मेरी सुन ली, ये गोद भर दी। धैर्य प्यार से पंछी के माथे को चूमकर कहता है, धन्यवाद हमें इतनी प्यारी सी खुशी देने के लिए। हम इसके लिए तुम्हें जितना धन्यवाद कहें उतना कम है। धैर्य की बातें सुन पंछी वापस से उसे गले लग जाती है। आज दोनों बेहद खुश थे, इतना खुश कि अपनी खुशी को शब्दों में जाहिर नहीं कर सकते थे। 5 साल बाद धैर्य शाम को थका हारा अपने कमरे में आता है, जहाँ उसकी नज़र पंछी और अपनी छोटी सी बेटी धैर्यांशी पर पड़ती है, जो घर घर खेल रहे थे। पंछी को धैर्यांशी के साथ बच्चा बना देख धैर्य के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके मन में तो यही आ रहा था कि उसकी छुई मुई अभी भी बच्ची है। उन्हें देखकर ही उसकी थकान गायब हो जाती है और वह भी उसके साथ बैठकर खेलने लगता है और अपनी प्रिंसेस जो उन दोनों का वजूद थी, उन्हें दोनों के प्यार की निशानी उसे अपने बाहों में भर लेता है और उसके बाद पंछी को अभी अपने गले से लगा लेता है। और आज वह बेहद खुश था। कितने ही मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी आज वह दोनों एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आज उसका परिवार पूरा हो गया था, जहाँ उसकी छुई और उसकी नन्ही सी जान थी। इसी तरह उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। समाप्त। आज धैर्यांशी का यह सफ़र यहीं समाप्त होता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने इस कहानी को इतना प्यार दिया, क्योंकि इसकी उम्मीद ये कहानी बिहार के कल्चर पर थी। हीरो भी भोजपुरी बोलता था, तो मन में एक सवाल था कि क्या ये कहानी लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी, लेकिन इस कहानी ने सबके दिलों पर जगह भी बनाया और मेरी उम्मीद पर खरी भी उतरी। आप सबका एक बार फिर दिल से धन्यवाद है। उन सभी को हाथ जोड़कर शुक्रिया जो इस सफ़र तक बने रहे। आपके बिना यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। लव यू ऑल। आप है तो मैं हूँ। किसी का दिल दुखाया या गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आप साथ छोड़कर मत जाना। बाकी हमारी कहानियाँ पढ़ते रहना। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक आखिरी बार इसे प्यार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ दोपहर 12:30 बजे।